नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सस्पेंशन एंड कोलाइड्स और कोलाइड्स के टाइप। उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर एंड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। ठीक है, तो अगर पीछे वाला आपने लेक्चर ना देखा हो तो आप वो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं जो आपने मिला के जिसको मिक्सचर बनाया था उनको अगर सेपरेट करना है तो उसकी हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहली डिस्कशन हम करते हैं, पहला डिस्कशन है ये बेसिकली है वेपराइजेशन। क्या है वेपराइजेशन? ठीक है, तो जैसे आपने घर पे कभी कभी सुना होगा या देखा होगा, अगर हम करना चाहें घर पे तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये चीनी है, वाटर प्लस शुगर का ये मिक्सचर है। ठीक है, वाटर और शुगर का मिक्सचर है, एक सोल्यूशन है। इससे अगर हम वाटर और शुगर अलग अलग करना चाहें तो देखो इसके एक्चुअली होता है, दो मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, बट हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर हम करना है निकालना चाहें तो इसको क्या करें, बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम इसको हीट करते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वाटर बॉयल होने लगेगा, और बॉयल होने के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। तो वाटर धीरे धीरे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते होते निकल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या बच जाएगी, शुगर। बट ये याद रखिए कि इस मेथड से आप जब शुगर निकालेंगे तो क्या होगा कि हीट के कारण थोड़ा शुगर टैन हो जाएगी, मतलब उसका भी कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा हीट के कारण। तो मैं अभी लास्ट में आपको एक मेथड और बताऊंगा कि किस तरीके से शुगर को हम, उसका कलर भी खराब ना हो वैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। बट सबसे सिंपल और सबसे बेसिक मेथड ये है कि अगर आप वाटर को पूरे सोल्यूशन को आप हीट करें तो वाटर इससे वेपराइज हो जाएगा और आपको शुगर मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, दूसरा है जैसे मिल्क है, अगर हमें निकालनी हो क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो हमने पिछली बार देखा था ये मिक्सचर है और ये कोलाइड्स के अंदर आता है, और कोलाइड्स में भी ये सस्पेंशन टाइप का कोलाइड है। ठीक है, तो इससे अगर हमें क्रीम निकालनी है तो क्रीम निकालने की प्रोसेस है, इसको हम नाम देते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो इसमें एक क्या होती है, एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन आपकी मिक्सी की तरीके होती है, कुछ और जिसके आप सेंट्रीफ्यूगेशन के बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक्स भी डेवलप हो गई हैं, जिसमें क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड में इसको रोटेट कराते हैं। किसी भी सैंपल को लेकर बहुत ही फास्ट स्पीड में रोटेट कराते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसके जो लाइटर पार्ट होते हैं, जो हल्के पार्ट होते हैं और जो भारी पार्ट होते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और हल्का पार्ट धीरे धीरे तैर करके ऊपर आ जाते हैं और जो भारी पार्ट होता है वो नीचे रह जाते हैं। तो इस तरीके से क्रीम क्या होती है, ये जो फैट होता है ये मिल्क में हल्का होता है, इसलिए ये ऊपर आ जाता है और बाकी निकल आता है। दूसरा तरीका क्या है कि मिल्क सेम, इसमें आपके कंपोनेंट आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम मिल्क का केवल हम सॉलिड निकालना चाहते हैं, सॉलिड केवल इससे हम, देखो हमने आपको इसका कॉम्बिनेशन भी बताया था मिल्क में, मिल्क कॉम्बिनेशन में लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कि 5 to 7% इसमें फैट होता है, 20 to 25% अदर सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें या जिसको आप खोया बोलते हैं वो खोया होता है इसमें, और अदर प्रोटीन और कुछ विटामिन मिनरल्स वो चीजें होती हैं, और 65 to 70% तक वाटर होता है, ये वाटर होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम केवल इसका वाटर निकाल दें और इस सॉलिड को और ये फैट को हम अलग निकाल लें, तो इसके लिए हम सीधे वेपराइजेशन वाली प्रोसेस करते हैं। आपने घर पे देखा होगा कि दूध को लेके आप गर्म करके खोया बनाने वाली जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, पूरा वाटर आप वेपराइज कर देते हैं और जो अदर पार्ट बचता है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। उस सॉलिड में आपको फैट और ये सॉलिड दोनों मिल जाता है। ठीक है, अब तीसरी प्रोसेस हम देखते हैं कि अगर तीसरा टाइप का मिक्सचर देखते हैं, तो तीसरे टाइप के मिक्सचर में क्या है कि अगर कोई दो इमिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में आपस में अच्छी तरीके से मिलते नहीं, कोई दो इमिसिबल लिक्विड्स हो
थर्ड प्रोसेस क्या है, अगर इमिसिबल लिक्विड्स हो, ठीक है, इनको आपको सेपरेट करना है। तो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल से एक फनल का यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस प्रकार की शेप में होती है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल इसको बोलते हैं। और यहाँ पे एक कॉर्क होती है, नॉब जिसे बोलते हैं, इस नॉब से हम, ये हमारी नॉब है, ये हमारी होती है, इसको कोई भी फ्लास्क ले लिया हमने, ठीक है, इस फ्लास्क में क्या किया हमने, जिसे हमारा कोई इमिसिबल लिक्विड्स का एग्जांपल जैसे हमारा वाटर में पेट्रोल या वाटर में केरोसिन मिल जाएगा, वाटर में केरोसिन या वाटर में पेट्रोल की, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये पूरा जो मिक्सचर है वाटर और केरोसिन का, ये पूरा मिक्सचर इसमें फिल कर देंगे, पूरा मिक्सचर इसमें फिल कर देंगे, ठीक है, पूरा मिक्सचर हमने इसमें फिल कर दिया और इसको कुछ देर के लिए स्टिल छोड़ देंगे। जब कुछ देर के लिए इसमें छोड़ देंगे तो क्या होगा, वाटर इसमें सेपरेट नीचे आ जाएगा, यानी जो इसमें हैवी होगा वो नीचे इसमें आ जाएगा, ठीक है, और जो लाइटर होगा ये अपना ऊपर अलग लेयर में बना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई एक बीकर लगा के धीरे से नॉब खोल के धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप ये नीचे वाला जो पार्ट है ये सारा पार्ट वाटर का निकाल देंगे और ऊपर पर फ्लास्क में क्या बच जाएगा, ये हमें केरोसिन अलग मिल जाएगा। तो बीकर में हमारा वाटर अलग हो गया, केरोसिन अलग हो गया। तो ये मेथड है कोई टू इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने का। अब हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी सब्लिमेशन। तो अगर कोई मिक्सचर है, इसमें एक कंपोनेंट ऐसा है जो सब्लिमेट हो सकता है, तो उसको हम अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे अगर हमारा मिक्सचर है साल्ट प्लस कैम्फर का, ठीक है, साल्ट प्लस कैम्फर का अगर हमारे पास मिक्सचर है तो इसको हम अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि हम ये इसमें जानते हैं कि साल्ट जो हमारा है वो सब्लिमेट नहीं होता है, बट दूसरा जो कैम्फर है ये सब्लिमेट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक किसी भी डिश में हमने यहाँ पे ये पूरा मिक्सचर ले लिया, इसमें क्या है साल्ट प्लस कैम्फर, ये दोनों चीजें इसमें हमने ले ली, और फिर क्या किया है, इसको एक फनल से ढक दिया और इसको स्लो फ्लेम पे हम लोगों ने हीट कर दिया, ठीक है। जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट होने से क्या होगा कि हमारा जो कैम्फर है ये सब्लिमेट हो जाएगा, ये जो सब्लिमेट हो जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया कॉर्क से या किसी भी चीज से इसको हमने बंद कर दिया, तो ये क्या जैसे ही ऊपर जाएगा, और मैंने बताया था कि जब ये सब्लिमेट होता है और इसके बाद जैसे ही कूल होता है तो फिर क्या होता है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये कैम्फर यहाँ से सब्लिमेट होगा और ऊपर जाएगा, यहाँ पे जैसे इसमें टच में आएगा ये ठंडा होगा, और ठंडे होने के बाद डायरेक्ट ये सॉलिड में आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट, कैम्फर डिपॉजिट, ठीक है। फिर इसको फनल को हटा करके यहाँ से कैम्फर का जो डिपॉजिट है इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे साल्ट आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें, जैसे आपको क्वेश्चन जैसे हमने आपको पहले बताया था, ऐसे ही अगर हमको आपको करना हो, कोई इंक है, इंक क्या होती है, इंक में तो पहले तो कलर होता है, सॉलिड कलर होता है, प्लस उसमें क्या होता है, वाटर होता है। इंक में सॉलिड कलर और वाटर होता है। जैसे भी जो ये मैं इंक ले रहा हूं तो इसमें तो शायद अल्कोहल वगैरह कुछ होता है, बट आप अगर सॉलिड जनरली जो आप कलर यूज करते हैं घर पे किसी काम के लिए, होली में या कुछ भी, उसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड कलर को वाटर में घोल देते हैं। इवन इसमें भी एक सॉलिड होगा, दूसरा कोई लिक्विड होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि लिक्विड क्या हो सकता है, लिक्विड वेपराइज हो सकता है, और सॉलिड जल्दी वेपराइज नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए पहले से उसके बारे में कि सॉलिड बाद में वेपराइज होगा। तो हम क्या करते हैं, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है कि हम हर चीज को डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हीट करने से क्या होता है, हीट होने पे कुछ चीजें डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। जैसे इंक है, अगर हमें इंक के बारे में अधिक जानकारी नहीं है बाई चांस, तो इंक को जैसे हम हीट करेंगे तो क्या होती है, कई बार ये डिफॉर्म हो जाती है और इसका कलर भी खराब हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, हीट करने का हमने इसको प्रोसेस बदल दिया है, यूज हम वेपराइजेशन टेक्निक ही करेंगे। हमने क्या किया, इसमें वाटर ले लिया, बीकर में वाटर ले लिया और इसको हमने हीट किया, वाटर हीट हो रहा है, और इसके ऊपर हमने ली कोई ग्लास की डिश ली और इसमें हमने इंक रख दी, ये यहाँ इंक रख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा,
अब जब हमने वाटर को हीट किया है तो यहाँ से वेपर्स बनेंगी और वो भी क्या होंगी, हीट होंगी। ये गर्म वेपर्स जाएंगी और ये गर्म वेपर्स इस डिस्क को गर्म करेंगे, ठीक है। और इस डिस्क के गर्म होने से धीरे धीरे ये इंक गर्म होगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने केवल इतना किया कि इंक को डायरेक्ट हीट नहीं दी, हीट को इनडायरेक्ट हीट फ्यूम्स के माध्यम से और वेपर्स के मीडियम से हमने इनको हीट दी। हीट देने से क्या हो जाएगा, जो भी लिक्विड होगा, अल्कोहल होगा या वाटर होगा, तो ये वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, सॉलिड का जो इंक कलर जो है वो हमको यहाँ पे डिपॉजिट मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस अपनी डिस्कस करते हैं। 6th प्रोसेस हमारी क्रोमेटोग्राफी। क्या है, क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमेटोग्राफी में ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है क्रोमा, ये ग्रीक वर्ड है और क्रोमा का इसका मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमेटोग्राफी का जो यूज किया गया है, ये इसका बेसिक यूज होता है टू सेपरेट डिफरेंट कलर, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका बेसिक यूज आप समझ लीजिए। इसका कई जगह यूज किया जाता है। हमें सेपरेट करने के लिए क्या क्या सेपरेट करते हैं, ये एक्चुअली क्या है, जनरली सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि इस कलर में, इस डाई में जो भी हमारे पास है, इसमें किसी इंक में कितने कलर मिले हुए हैं, ब्लू मिला हुआ है या ब्लैक मिला हुआ है या कोई अलग अलग कलर मिला हुआ है। एक्चुअली इसकी प्रोसेस क्या है, बेसिकली हम जानते हैं कि जो मिसिबिलिटी होती है हर चीज की अलग अलग होती है। जैसे अगर आप सॉलिड का बड़ा सा टुकड़ा वाला जो नमक होता है, सॉल्ट, उसको लें और उसको घोलें तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें हो सकती हैं कि आप शुगर लें और सॉल्ट लें, दोनों एक साथ घोलें अगर, तो घोलने में आपको पता चलेगा कि कोई एक जल्दी घुलता है थोड़ा, कोई एक बाद में घुलता है। तो ये क्या है, उन दोनों की मिसिबिलिटी में, डिसॉल्विंग पावर में या डिसॉल्व होने की जो रेट है उसमें कुछ डिफरेंस के कारण होता है। इस चीज का यूज हम क्रोमेटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। कलर्स की मिसिबिलिटी का यूज करते हैं हम कि कौन सा कलर जल्दी डिसॉल्व होता है, कौन सा लेट। एक पेपर होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर, स्पेशल पेपर होता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर। इस पेपर की खासियत क्या होती है, ये इसमें क्या होता है कि वाटर राइज होता है। वाटर, अगर आप यहाँ पे वाटर को टच कराएं तो ये क्या है, ऊपर तक राइज होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक इंक का डॉट रख दिया, जिस चीज का हमें सैंपल है, जो भी मिक्सचर है उसका हमने छोटा सा सैंपल या एक डॉट यहाँ पर रख दिया। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमने ऐसा रखा कि ये पानी में टच होता रहे, नीचे वाला पार्ट बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट पानी में टच होता रहे। तो क्या होता है, फिर क्या होता है, जब पानी यहाँ टच होता है तो पानी धीरे धीरे ये पेपर जैसा होता है, कागज जैसा, धीरे धीरे क्या होता है कि पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है इसमें, ठीक है। ये ऐसा ही रखा ये बीकर, और ये ऐसे सीधा सा किसी से होल्ड करके हमने ये पेपर रख दिया। जब ये ऊपर की ओर चलता है तो जब ये इंक मिलती है इसको रास्ते में, तो क्या होता है कि जो भी इसका कंपोनेंट जल्दी से डिसॉल्व होता है वो पानी के साथ ऊपर चलने लगता है, ठीक है, वाटर के साथ ऊपर जाने लगता है, जो भी कंपोनेंट जल्दी डिसॉल्व होता है। और जो कंपोनेंट देर में डिसॉल्व होता है, बाद में डिसॉल्व होता है, उसको टाइम लगता है, वो क्या होता है, पीछे से धीरे धीरे डिसॉल्व होने कुछ समय बाद ऊपर चलना शुरू करता है। तो हमको क्या होता है, कुछ देर बाद क्रोमेटोग्राफिक पेपर कैसा दिखाई देता है, ये यहाँ डॉट था, ये कुछ ऊपर बढ़ जाता है और यहाँ पे कोई एक कलर दिखाई देगा, यहाँ पे कोई दूसरा कलर दिखाई देगा, यहाँ पे अगर कोई तीसरा कलर है तो वो दिखाई देगा। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से कलर मिले हुए हैं। अब ध्यान से देखिए कि इसका यूज क्या है। इसका यूज कई जगह होता है। पहला हमने आपको बताया कि अगर डाई में आप जानना चाहते हैं कि इसमें कितने प्रकार के कलर इन्वॉल्व हैं तो आपको वो पता चल जाएगा। दूसरा, कई बार इसका यूज होता है, जैसे आपने सुना होगा कि ड्राइवर को नशे की हालत में पकड़ा और उसकी जांच के लिए पुलिस ने उसके खून का नमूना भेजा। तो जो ब्लड का नमूना जाता है, ब्लड का जो सैंपल जाता है, उसको क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के क्रोमेटोग्राफिक पेपर से ही उसकी जांच करते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो ड्रग्स होती हैं और जो ब्लड है, इनका डिसॉल्विंग रेट जो है वो थोड़ा अलग अलग है। तो जैसे ही उनका स्पेशल पेपर पे उनको इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ इसमें किसी प्रकार की ये ड्रग उनको अलग से हो जाती है, तो इस प्रकार से वो आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें कौन सी ड्रग का यूज किया गया है, उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी से। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई क्रोमेटोग्राफी की। अब हम अगला
देखते हैं, जैसे अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि टू इमिसिबल लिक्विड हो तो हमने उसके लिए एक फनल बना ली। अगर आपके पास मिसिबल लिक्विड्स हो तब आप क्या करेंगे? ठीक है, दो लिक्विड्स अगर वो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाने में क्या प्रॉब्लम है कि वो आपको हमेशा एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, जब एक जैसे दिखाई देंगे तो आप उसको, जो हमने सेपरेटिंग फ्लास्क लिया था पिछली बार, उसमें उनके दोनों के लेवल अलग अलग आपको नहीं दिखाई देंगे। जब अलग अलग नहीं दिखाई देंगे तो आपको कुछ अलग सी प्रोसेस सोचनी पड़ेगी उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। 7 नंबर हम लेते हैं प्रोसेस क्या? मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स, इसका एग्जांपल है एक एसीटोन प्लस वाटर। एसीटोन का और जो वाटर का जो दोनों का मिक्सचर होगा, ये दोनों एक जैसा दिखता है, बिल्कुल सेम दिखता है, और आप इसको फ्लास्क से डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस सोची है, मैं प्रोसेस साइंटिस्ट ने देखी है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में क्या होता है? तो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, हम इस चीज का यूज करते हैं कि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो वेपराइजेशन का पॉइंट है, इन दोनों का वेपराइजेशन पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का यूज करते हैं इसमें। देखिए, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये 70 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो इसमें क्या होता है, आप बेसिक स्ट्रक्चर देखिए इंस्ट्रूमेंट का। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि आपने कोई एक फ्लास्क लिया, ठीक है, ये फ्लास्क हो गया, इसमें आपने ये मिक्सचर ले लिया, इसमें आपका मिक्सचर है, ठीक है। यहां से आपने एक इसमें कोई भी नली लगा ली, और ये आपका एक दूसरा जार है, और इसी में आपने एक थर्मामीटर भी ऐड कर दिया। ये आपको टेम्परेचर का आइडिया देने के लिए है कि 70 डिग्री तक हमें हीट करना है। और यहां पे क्या किया, ये पाइप है, नॉर्मल पाइप है, इस पाइप में हमने क्या किया, यहां पे कुछ एक कूलिंग चैम्बर बना दिया। ये क्या है हमारा? कूलिंग चैम्बर। कूलिंग चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे हम कोई इसके चारों तरफ पानी भर देते हैं, या थोड़ी आइस डाल दिया, या कोई ठंडा पानी इसमें भर दिया नली के चारों तरफ। उससे क्या होता है कि यहाँ से जो भी वेपर्स पास होती हैं वो यहाँ पे ठंडी हो जाती हैं, और हम लोग जानते हैं जब वेपर्स ठंडी होंगी तो वापस अपने लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है, हमने यहाँ पे इसको हीट किया। यहाँ पे जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से धीरे 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 टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाएगा? 70 डिग्री पहुंच जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 70 डिग्री होगा तो 70 डिग्री पे वाटर तो बॉइल होता नहीं है। जब वाटर बॉइल नहीं होगा तो उसका वेपराइजेशन भी नहीं होगा। तो वेपराइजेशन किसका स्टार्ट होगा? 70 डिग्री पे एसीटोन का वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। ये जैसे जैसे वेपर बढ़ती जाएंगी, वेपर बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचेंगी, और इस पाइप के थ्रू निकलते हुए यहाँ आएंगे। तो इधर आते टाइम रास्ते में हमने क्या रखा है, ये कूलिंग चैम्बर रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही वेपर आएगी वो कूल हो जाएगी, तो वेपर कूल होगी तो क्या बन जाएगी? वापस लिक्विड बन जाएगी। वापस लिक्विड बनेगी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? एसीटोन लिक्विड। ठीक है, एसीटोन आपको लिक्विड मिल गया। आपको अब कैसे पता चलेगा कि सारा एसीटोन निकल चुका है? क्योंकि वो एक ही जैसा होता है। हमने आपको पिछले चैप्टर में, जब पिछले लेक्चर में जब आपको वेपराइजेशन बता रहे थे, तब हमने एक चीज बताई थी कि जब तक एक चीज पूरी वेपराइज नहीं हो जाती है तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है। तो जब तक आपको थर्मोमीटर का टेम्परेचर 70 डिग्री तक ही दिखे, इसका मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा एसीटोन बाकी है। इसको समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एसीटोन अभी बाकी है। एसीटोन अगर बाकी है तभी इसका 70 डिग्री रहेगा। जैसे ही एसीटोन सारा इवेपोरेट होगा, यानी वेपराइज होगा, वेपराइज होने के बाद इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, 71 होने शुरू हो जाएगा। अब आपको तो डरने की जरूरत नहीं है इस प्रोसेस में, क्योंकि 71 पे अभी भी वाटर वेपराइज थोड़े हो जाएगा। जैसे ही 71, 72, 73 हो जाए, आपको टेम्परेचर दिखने लगे, आप इस प्रोसेस को बंद कर लें। इसका मतलब आपको सारा एसीटोन यहाँ मिल गया है और वाटर इसमें अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। अब देखो, इस प्रोसेस को हम कब यूज कर सकते हैं? इस प्रोसेस को हम तब यूज कर सकते हैं जब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, अराउंड 25 केल्विन या अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस,
तक इनके बीच में दोनों में डिफरेंस हो। अगर इतना डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर्स में तो हम ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिफरेंस यहाँ पे बहुत कम होगा, एक का 70 एक का 71, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जैसे ही हीट हो रहा है और आपको अचानक पता नहीं चल पाया, 70 जैसे ही एसीटोन खत्म हुआ तुरंत वाटर भी वेपर से बाहर आने लगेगी। अगर कोई ऐसा दूसरा सा लिक्विड है तो आपसे उसको अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो डिस्टिलेशन में कंडीशन ये है कि उनका दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें 50 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, हम सभी लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़ रखा है। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस क्या थी कि हम यहाँ पे अगर जो हमारा कोई दो मिक्सिबल लिक्विड्स होते थे उनको हम हीट करते थे, हीट किया और एक जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो जल्दी वेपराइज हो गया, और जल्दी वेपराइज होने के बाद इसको हमने कूल किया तो वो अपने लिक्विड फॉर्म में बदल के हमें अलग मिल जाता था, और यहाँ पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो इस फ्लास्क में हमको बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट में मिल जाता था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, बट इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया है, जिससे अगर टेम्परेचर जो गैप है दोनों का वो अगर कम हो, जैसे डिस्टिलेशन की रेंज क्या थी, ऑलमोस्ट 25 डिग्री उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का गैप होना चाहिए था। इसमें अगर थोड़ा कम भी है तो इसके लिए हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें, क्या है कि ये हमने ग्लास बॉल्स डाल दी है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसको बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड कर दिया है, और यहाँ पे कूलिंग चेंबर को भी थोड़ा स्टैंडर्ड करके इसको हमने कंडेंसर कर दिया है। कंडेंसर क्या है, ये जल्दी कंडेंस करता है, मतलब अगर टेम्परेचर रेंज कम भी है तो भी बहुत जल्दी कंडेंस करता है गैस को। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमें जो टेम्परेचर का बहुत कम गैप है इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में, तब भी हम बड़ी आसानी से इनको कंप्रेस कर सकते हैं। ग्लास बाउल्स का क्या काम है, यहाँ से जब गैस जाती है ऊपर अपने वेपर्स के फॉर्म में, तो उसको बहुत सारा सरफेस एरिया मिलता है जिसमें टच होते हुए ये ग्लास बाउल्स से टच होते हुए गैस पास होती है। तो जब ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम किसी वेपर्स को जल्दी कूल कर सकते हैं। अगर उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो वो गैस जल्दी कूल होगी, और उसको फिर हम गैस से पास कराते हैं सेम प्रोसेस से, और उसको जल्दी से कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करने से वो क्या हो जाती है, फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके हम इसको यहाँ ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था। इसी प्रोसेस को थोड़ा और मॉडिफाई करके, ठीक है, इसी प्रोसेस को और मॉडिफाई करके हम एयर से उसकी अदर गैसेस को, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको सेपरेट करते हैं। तो उसको भी थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे किस तरीके से हम एयर से अदर गैसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोसेस में भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने पढ़ रखा है क्या, एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें हमने आपको बताया था ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन होती है अराउंड 21%, ठीक है, नाइट्रोजन होती है 78% एंड अदर गैसेस जो होती हैं वो होती हैं अराउंड 1%। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, एयर से सारी अदर गैसेस जो हैं इनको सेपरेट आउट करेंगे। इसके लिए देखो प्रोसेस क्या है, हम क्या स्टेप्स अपनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए हमने फिल्टर किया, यहां से हमने फिल्टर ली, गैस को फिल्टर करके कोई अदर पार्टिकल्स ना आ पाए इसमें। अदर पार्टिकल्स मतलब कोई जैसे डर्ट है या डस्ट है, इस टाइप की चीजें ना है, इसके लिए हमने यहाँ पे फिल्टर यूज किया। फिल्टर के बाद हमने यहाँ पे एयर को इनलेट लिया चैम्बर में। चैम्बर में हमने पहले चैम्बर में क्या किया, इसको एयर को प्रेशराइज किया, ठीक है, इसको एयर अंडर प्रेशर। अभी तक हमने इसको कुछ भी नहीं किया है, तो नॉर्मली एयर ये हमारी जो है हॉट ही है, तो हॉट एयर हमारी इसमें आ गई। हमने दूसरे चैम्बर में क्या किया, ये हमारा मेन चैम्बर है, पहला मेन चैम्बर है। इस चैम्बर में हमने क्या किया, इस चैम्बर में हमने गैस को क्या किया, कूल एंड कंप्रेस, ठीक है। सेकंड चैम्बर हमने कूल एंड कंप्रेस किया। ये जो आपको ये पाइप दिख रहा है, आइस कूल वाटर हम इससे प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका मेन यूज है केवल एयर को ठंडा करना है, इसका अदर कोई यूज नहीं है। अगर हम किसी अदर प्रोसेस से इस एयर को कूल कर सकते हैं तब वो प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, बट ये सबसे सिंपल प्रोसेस पड़ती है। यहाँ से हम आइस कूल वाटर इधर से पास करा देते हैं और वाटर इधर से निकलता जाता है। तो ये इसके टच में जितनी भी एयर आती है, इस पूरे कंटेनर की जितनी भी एयर इसके टच में आती रहती है, वो अपने आप क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। और हमने इसको क्या किया है, कंप्रेस किया है, यानी कोई प्रेशराइज लगा के इसको हमने कंप्रेस भी किया है। फिर क्या किया, इसे नेक्स्ट इनलेट से हमने, आउटलेट से हमने क्या किया, जो कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर थी इसको हमने यहाँ से बाहर ले लिया। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी समझाया था कि जब हम एयर को कूल करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या हो जाती है, वो सॉलिडिफाई हो जाती है,
और सॉलिड फॉर्म क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। CO2 को जब हम कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है और उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो ये सेपरेटर चैनल है, इस सेपरेटर से हम क्या करते हैं, जो ये सॉलिड पार्ट आ गया, ये जो कंप्रेस और कोल्ड गैस थी इसमें जो सॉलिड पार्ट आ गया उसको यहाँ से हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ड्राई आइस और CO2 यहाँ से सेपरेट हो गई। अभी क्या थी, जब हमने कंप्रेस किया था और कूल किया था गैस को तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गई थी, तो हमने सॉलिड फॉर्म यहाँ से निकाल लिया और जो अगर बची रिमेनिंग लिक्विड एयर थी वो यहाँ से अगले चैम्बर में आ गई। ये हमारा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने पिछली बार अभी आपको एक्सप्लेन की थी। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से देखिए, ये पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें इस समय तीनों गैसेस हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम इसको हीट करते हैं, कोई भी मिक्सचर उसको जब हीट करते हैं तो सबसे पहले जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे से हम बढ़ाएंगे नीचे से, तो जिसका टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, आपको पता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉइल करने लगेगा। उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, आप जब हीट बढ़ाते जाएंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में बॉइल करेगा, हमने बताया। अब ये ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है -196, ठीक है, ऑर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का इसमें से सबसे ज्यादा है। ध्यान से देखिए, ये माइनस में वैल्यूज हैं, ठीक है, माइनस में है वैल्यूज, इसलिए सबसे कम कौन सा है, -196, और सबसे ज्यादा कौन सा है, -183। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे ये कूल गैस आ रही थी, हमने इसको थोड़ा सा हीट किया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। जब थोड़ा सा इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे ऊपर हमारी नाइट्रोजन सबसे पहले एयर फॉर्म में आ जाएगी। मतलब जैसे लिक्विड को हीट करते हैं तो ये वेपराइज होके सबसे पहले एयर फॉर्म में आ जाएगी नाइट्रोजन, और थोड़ा सा और हीट करेंगे तो इसके नीचे सेटल हो जाएगी हमारी आर्गन गैस। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस इनलेट से सबसे ऊपर से नाइट्रोजन का आउटलेट बना देते हैं और फिर आर्गन का आउटलेट बना देते हैं। टेम्परेचर को 183 तक नहीं पहुंचने देंगे, अगर एक 183 पहुंच जाएगी तो ऑक्सीजन भी अपने गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, बट हम जब 183 से नीचे रखेंगे तो अभी ऑक्सीजन हमको क्या लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी। तो हम ऑक्सीजन को यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन इस स्टोर में इसको स्टोर कर लेते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन का हमारा बहुत यूज होता है, हॉस्पिटल वगैरह में जो सिलेंडर्स में भर के जाती है वो हमारी लिक्विड ऑक्सीजन होती है। तो इस तरीके से यहाँ से हमें नाइट्रोजन मिल जाती है, यहाँ से ऑर्गन और यहाँ से लिक्विड। तो पूरी प्रोसेस में मेन पार्ट क्या था, मेन पार्ट ये था कि हमने एयर को सबसे पहले कूल किया और कंप्रेस किया। कूल और कंप्रेस करने से क्या हुआ, CO2 हमारी सॉलिड हो गई और अदर जो पार्ट था वो लिक्विड बना रहा। तो सॉलिड पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया ड्राई आइस के रूप में सेपरेटर के फॉर्म से, और अब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में ले गए और वहां से नाइट्रोजन और ऑर्गन को हमने सेपरेट आउट कर लिया और लिक्विड ऑक्सीजन हमको अलग मिल गई। तो ये पूरी प्रोसेस थी अगर हमें डिफरेंट गैसेस फाइंड करनी है एयर से। ठीक है, अब हम एक नई प्रोसेस पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मैंने आपको भी बताया था कि हम जब शुगर को अगर फाइंड करना चाहें शुगर और वाटर के सोल्यूशन से, तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया कि आप वेपराइजेशन की टेक्निक यूज कर सकते हैं। यानी आप केवल सोल्यूशन को लीजिए और स्लो फ्लेम पे उसको हीट कर दीजिए, तो वाटर सारा बॉइलिंग पॉइंट पे आते ही वाटर धीरे 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 वेपराइज हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, शुगर मिल जाएगी। बट मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि अगर आप शुगर को डायरेक्ट हीट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आपकी व्हाइट कलर की शुगर होती है वो हीट होने से उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है और उसका कलर टैन हो जाता है, हल्का सा रेडिश हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, क्रिस्टलाइजेशन, जिससे आप शुगर को अच्छे फॉर्म में ले सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बताने से पहले एक आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैंने इससे पहले आपको एक बार बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको ध्यान से देखेंगे, अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो एक बार आपको क्रिस्टलाइजेशन भी समझ में आ जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था मैंने आपको कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम डालते हैं तो सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है, आप जितना भी सॉल्यूट डालें और वो मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट में मिक्स हो सकती है,
ऐसा जो सोल्यूशन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी सॉल्यूट की अमाउंट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट, मतलब जितना भी हम डाल सकते हैं, इससे ज्यादा फिर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उस वाले सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व न किया जा सके। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको एक और बात बताई थी कि ये एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ये बात है। अगर हम उसका टेम्परेचर राइज कर दें तो थोड़ा सा सॉल्यूट हम उसमें और मिला सकते हैं। ठीक है, हम इसमें अगर हमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर दिया, तो क्या होगा, सॉल्यूट थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, और सॉल्यूट को थोड़ा सा सॉल्यूट उसमें हमने और डिसॉल्व कर दिया। बट आप ये सोचिए, डिसॉल्व तो हो गया, ठीक है, अब अगर हम इसको दोबारा कूल करेंगे तो क्या होगा, अगर दोबारा वापस कूल करेंगे अब क्या होगा, क्योंकि कूल होने पे सॉल्यूट की जो डिसॉल्व सॉल्यूट है उसकी अमाउंट घटनी थी, तो अब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। इसी प्रोसेस पे ये क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक्चुअली होगा क्या, जैसे ही आप कूल करेंगे इसको, तो जो कोल्ड वाटर था उसमें जो अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व होनी थी उतनी अमाउंट डिसॉल्व बनी रहेगी, और जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट डाली थी उसमें वो सारी क्या होगी, वो आपकी सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, कई बार क्या होगा, धीरे धीरे कुछ और अमाउंट भी सेपरेट आउट हो जाती है, मतलब जितना सैचुरेशन था उसका, उससे कुछ एक्स्ट्रा जो शुगर है वो भी सेपरेट आउट हो जाती है उस सोल्यूशन से। ठीक है, तो इसी का यूज हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन का जैसे हम शुगर में क्या करते हैं, शुगर को हमने डिसॉल्व किया, प्रोसेस क्या है इसकी, हमने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में, ठीक है, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा हीट किया, नेक्स्ट स्टेप में हीट किया, ठीक है, और प्लस थोड़ी सी शुगर इसमें और ऐड कर दी। ठीक है, हीट करने के बाद इसमें शुगर ऐड करी है और फिर इसको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर से बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कूल कर देंगे। कूल करेंगे तो क्या होगा, जितनी हमने एक्स्ट्रा अमाउंट में शुगर डाली थी वो सारी शुगर वापस निकल आएगी और ये शुगर हमें अलग से मिल जाती है। एक्चुअली ये प्रोसेस हमें कब करना है कि जब हमारा मिक्सचर बना हुआ है, हमारे पास शुगर और वाटर का मिक्सचर बना हुआ है और हम इसमें सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है। अब इसका देखो हम यूज कैसे करते हैं, इसका मैं यूज कहां पे है, यूज देखते हैं इसका। इस प्रोसेस का जनरली हम यूज करते हैं जैसे हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट है। अगर हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, उसमें काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं, कुछ गंदगियां हैं, कुछ बाकी अदर थिंग्स हैं, और कॉपर सल्फेट हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इस इम्प्योर कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, डिसॉल्व इन वाटर, इस इम्प्योर कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया। इसके बाद क्या किया, स्टेप सेकंड में हमने हीट किया। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो थोड़ा वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा, और ये जो सारा मैटर है, जो सारा सोल्यूशन है, ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेट कैसे होगा, सॉल्वेंट क्या, जो वाटर सॉल्वेंट था ये थोड़ा सा हमारा वेपराइज हो गया, तो सॉल्वेंट की अमाउंट हमारे पास कम हो गई जितनी होनी चाहिए, तो और उस रेशियो में हमारे पास सोल्यूट एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। हम तब तक इसको हीट करेंगे जब तक हमको ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड एक सॉल्यूशन मिल जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इसको फिर कूल करेंगे एंड लीव फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इसको कूल कर देंगे। अब इसमें कर क्या सकते हैं कि डिसॉल्व करने के बाद हम इसको सबसे पहले एक फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन हम तब करते हैं जब हमें इसमें दिख रहा होता है कि कुछ बड़े साइज की इम्प्योरिटीज इसमें डिसॉल्व दिख रही है, बड़े साइज की, जैसे कुछ कंकड़ पत्थर या इस टाइप की कोई इम्प्योरिटीज है, तो उसको सबसे पहले फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर से, और उसके बाद इसमें हीट करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर इसको कूल कर लेंगे। जब इसको कूल करेंगे और कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए इसको स्टेज छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें जो भी हमारा बीकर था
इसमें हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी सॉलिड फॉर्म इसका कॉपर सल्फेट का इससे अलग हो जाएगा और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये हमें क्रिस्टलाइज कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। अब इसका देखो बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट दो है। पहला, जो बड़ी इंप्योरिटीज थी वो फिल्ट्रेशन से हमने आउट कर दी, और अदर जो इंप्योरिटीज थी, अगर हम इसको देखो दूसरी प्रोसेस क्या होती है, दूसरी प्रोसेस होती है कि अगर हम इसको वेपराइजेशन कराते तो क्या होता, वेपराइजेशन कराते, फिल्ट्रेशन करने के बाद हम मान लीजिए वेपराइजेशन करा देते, जब यहाँ पे हीट कर रहे थे उसी समय पूरा वेपराइजेशन करा देते, तो वेपराइजेशन कराने से क्या होता, वाटर तो सारा निकल जाता, लेकिन फिर जो इंप्योरिटीज थी वो इसी में छूट जाती, जो हमें सॉलिड फॉर्म मिलता उसी में सारी इंप्योरिटीज छूट जाती। बट अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ जब हमने क्रिस्टलाइजेशन कराया तो क्रिस्टल केवल कॉपर सल्फेट का फॉर्म होगा, और जो अदर इंप्योरिटीज थी, ये जो वाटर था, उस वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में, घुले हुए फॉर्म में वो वाटर में बनी रहेंगी, और हमें यहाँ पे प्योर कॉपर सल्फेट मिल जाएगा क्रिस्टलाइज फॉर्म में। फिर हम धीरे से पानी को निकाल देंगे उससे और हमें प्योर कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, हमारे घर में जो सप्लाई होती है वाटर की, इसका प्योरिफिकेशन का बेसिक सिस्टम क्या है। ठीक है, तो बेसिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू, बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू हम लोग वाटर रिजर्वायर से पानी लेते हैं। वाटर रिजर्वायर मतलब क्या है, कोई बड़ा पॉन्ड हो गया, ठीक है, या कोई रिवर हो गई, नॉर्मली रिवर से वाटर लिया जाता है, तो ये इसको बोला हमने वाटर रिजर्वायर। यहाँ से वाटर का जो सोर्स है, यहाँ से हमने बड़े पाइप्स के थ्रू वाटर को लिया। फिर इसमें क्या किया हमने, पहला टैंक बनाया सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ, ये पानी आया और इसमें थोड़ा सा रुका। इसमें क्या है, जो बड़े बड़े अमाउंट की इंप्योरिटीज थी, सॉलिड वेस्ट टाइप का था, जो सॉलिड अमाउंट था, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इसमें सेडिमेंट हो जाएगा। जो फ्लो में कोई बड़े पत्थर या ऐसी कोई चीज आ गई है जो भी, वो यहाँ पे सेडिमेंटेड हो जाएगा इस पहले टैंक में। फिर इसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर जाता है लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में क्या होता है, यहाँ पे वाटर को काफी देर के लिए यहाँ पे स्टेबल छोड़ दिया जाता है, स्टिल छोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो डिसॉल्व इंप्योरिटीज थी, ठीक है, डिसॉल्व इंप्योरिटीज ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, यहाँ पे सेटल हो जाती है कुछ इंप्योरिटीज। ठीक है, तो ये डिसॉल्व इंप्योरिटी यहाँ सेटल हो गई, यहाँ पे जो बड़े सॉलिड पार्ट्स थे वो यहाँ पे सेटलमेंट हो गए। इसके बाद क्या करते हैं, वाटर को हम ले जाते हैं, ये हमारा फिल्टर चैम्बर है, इसको हम बोल सकते हैं फिल्टर टैंक। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन टैंक है हमारा। इसमें हमने क्या क्या डाल रखे हैं, इसमें लेयर वाइज कई चीजें डाली जाती हैं। सबसे नीचे डाला जाता है कोर्स ग्रेवल, यानी बड़े लेवल के पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनको हम सबसे नीचे बिछा देते हैं लेवल। उसके ऊपर हमने ग्रेवल डाले हैं, यानी जो मीडियम साइज के हैं, सबसे नीचे सबसे बड़े पत्थर, उसके बाद हमने कुछ छोटे साइज के पत्थर डाले, और उसके ऊपर हम डालते हैं बजरी और जो फाइन सैंड है, यानी महीन रेत के कण जो है, ये सारे भर देते हैं। इसको काफी आधा टैंक इन चीजों से भर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पानी की सप्लाई इसमें कर देते हैं। तो जब इसमें होता क्या है, धीरे धीरे ये फिल्ट्रेशन यानी छन्नी की तरह काम करता है। हर प्रकार की जो इसमें इंप्योरिटीज है वो धीरे धीरे यहाँ से छन जाती है। छनने के बाद हम इसको क्या करते हैं, छानने के बाद हम इसको ले जाते हैं एक क्लोरिनेशन टैंक में। क्लोरिनेशन टैंक में क्या होता है, जैसे आप जानते हैं किसी भी रिजर्वायर से अगर वाटर आएगा तो वहां पे इंप्योरिटीज के अलावा कुछ बैक्टीरिया एंड वायरसेस भी उनमें हो सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की गंदगी वैसी भी हो सकती है जो हमको बैक्टीरिया या वायरस से नुकसान पहुंचा सकते हैं ह्यूमन को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टैंक में लाते हैं और इसका क्लोरिनेशन करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं क्लोरिनेशन का मेन काम क्या होता है, वो बैक्टीरिया को और जो वायरसेस हैं इनको क्लोरीन मारती है, इसलिए हम इसमें क्लोरिनेशन करते हैं। बेसिकली क्लोरीन मिलाई जाती है वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरिनेशन करने के बाद फिर हमें घरों की सप्लाई का ये वाटर जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक वाटर का प्रोसेस था, फिल्ट्रेशन का, प्योरिफिकेशन का। ओके, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बेसिक डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस हम किसको कहते हैं।